वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है, उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई जिससे 300 mm सेमीकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व देश की जनता को सेवा करने का हम देखते हैं वो सामने आया। उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। आज पूरा विश्व भारत को एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक संजोग नहीं है, पर सोची समझी रणनीति है कि जो पांचों देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये हमारे 3 अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, UAE के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 4 देशों के EFTA ब्लॉक जिसमें नॉर्वे भी साझेदार है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और हाल में ही इस वर्ष को 27 जनवरी में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 3 देश इटली, स्वीडन और नेदरलैंड पार्टनर कंट्रीज हैं। पांचों देश में एक नया ऊर्जा है भारत के साथ व्यापार करने की। हमारे निर्यातकों के लिए ढेर सारे अवसर और भारत में बड़े पैमाने पे निवेश इस 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा से कैटलाइज होगा, एक प्रकार से सीड होगा, उसकी नींव रखी गई है इस यात्रा के दौरान। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के बड़े ही टर्मोइल के वातावरण में, जहां बड़ी अनिश्चितता है पूरे विश्व में, अलग अलग देश युद्ध से घिरे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से विश्व गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत एक प्रकार से मित्र देश, साझेदार, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के। कंपटीशन कम, पार्टनरशिप ज्यादा। और ये देश भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में उस नजरिए से देखते हैं। हमने मिस उर्सुला फॉन डर लायन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उनका भाषण सुना। कैसे बड़ी उम्मीद लगा के वो भारत की तरफ देखते हैं, कैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का दर्जा दिया, कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के नेता के रूप में पूरा यूरोप आज देख रहा है। मित्रों, एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं।
उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकी भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। आप बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है, या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना, उसको हम गद्दारी कहेंगे, या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना, उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी, या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा? मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, abuses are the weapon of the weak। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ, इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहां के किंग हेरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नामीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, परंतु ये ईर्ष्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। वो आप और हम सबको वो सम्मान सौंपते हैं, देश को सम्मान सौंपते हैं। इसी विजिट में माननीय प्रधानमंत्री जी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एग्रीकोला मेडल
2026 ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स जिन्होंने भूखमरी को खत्म किया हो, गरीबी को कम किया हो, खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया हो, ऐसे नेताओं को उन देशों को दिया जाता है। मैं समझता हूं आज भारत के किसानों को ये सम्मान जब प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, ये भारत के अन्नदाता, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, ये भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको जो समर्पित किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड, ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, जब नेतृत्व चिंता करे ग्रामीण विकास की, जब नेतृत्व अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे। मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में जो करार हुए, समझौते हुए, उसकी बात उन्होंने बताई। यूएई से एलपीजी की आपूर्ति को लेकर करार हुआ, उन्होंने बताया और ये कहा कि आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा प्रयास है हर घर को एलपीजी मिलती रहे। $5 बिलियन का निवेश आएगा। एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में करार हुए हैं, इसकी बात उन्होंने की। फिर राहुल गांधी पर उन्होंने जो बोला कि राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, जब उन्होंने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं और बार बार उनको जनता ठुकरा रही है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। हार से हताश हो गए हैं राहुल गांधी। जी सर, राहुल गांधी पर पीयूष गोयल जी। राहुल गांधी जी पर जो बोल रहे हैं, हम लोग भी बार बार इस बात की चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को गद्दार कहना या उस तरह की बात करना, अब वो हताशा है या उनको, एक मित्र ने बताया, बताऊँ आपको जानकारी, जो कांग्रेस के सीनियर लोगों में से हैं और वो राहुल जी के, तो अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कमेंट कि जो आप बोल रहे थे वो शायद मैं उस समय चर्चा करना चाहता था जब आपने कहा कि वो तालियां बजती है उसको देखकर राहुल जी कहते हैं। ये भी बात ठीक होगी, लेकिन उन मित्र ने मुझे बताया कि नहीं, वो ताली वाली तो चलती रहती है। उनकी जो टीम है 8-10 लोगों की कोर टीम राहुल जी की, वो जो उनके साथ ही रहती है, जब राहुल जी मंच से उतरते हैं तो कहते हैं यू ब्लास्ट दिस थिंग, कमाल कर दिया, कमाल हो गया सर। और अब जो है खेल होने वाला है, तो ये पूरी टीम का एक वो एक्सरसाइज होती रहती है। इसलिए केवल जनता को आप मत जिम्मेदार बैठाइए, उनकी टीम अपनी है, उनकी अपनी टीम है और उनको भरोसा है कि इस तरह से हो रहा है। इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे कि वो हॉर्मूज और ऑयल और संविधान और ये सब क्या रहनी में ये। अब पीयूष जी तो अपनी तरह से बोल सकते हैं क्योंकि वो सरकार में हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, तो राहुल जी पर बोल भी सकते। एक बयान लेकिन आप सुनिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर, विदेश यात्रा में जब वो थे तब आया, उनके जाने पर भी उन्होंने कमेंट किया, उनके मेलोडी वाले मूवमेंट पे भी कमेंट किया। पूरा विपक्ष कर रहा है ये, अखिलेश जी उसमें राहुल गांधी अकेले नहीं है। लेकिन एक भारत के बहुत सीनियर लीडर शरद पवार जी, एनसीपी शरद पवार पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और उनके समर्थन में आए वो, और उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा की बात जब आती है तो इस पर राजनीतिक मतभेद नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे येते तिथं राजकीय मंत्री हे करायचे नाही। देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का जहां सवाल हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को कोई ठेस लगे, ये शरद पवार कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये बात है कि जो बात शरद पवार जी को समझ में आ रही है, वो भी ऑपोजिशन के नेता हैं, वो राहुल जी को समझ में क्यों नहीं आती सर? देखिए, शरद पवार कुछ भी अनायास नहीं कहते, नहीं करते, लेकिन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं जो हमारे समय में मौजूद हैं,
और उनकी ये बात जरूर गौर करने वाली है कि आपके राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, मुद्दों पर आलोचना करिए, विरोध करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन मुद्दों को या विरोधों को मनभेद तक ले जाना और सार्वजनिक जीवन की भाषा की मर्यादा उसको ताक पर रख करके इस तरह की टिप्पणियां करना, जो वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है। एग्जैक्ट। तो कुल मिलाकर के राजनीति में न्यूनतम शिष्टाचार, गरिमा, मर्यादा मेंटेन करने की पहली बार नहीं किया उनसे उन्होंने। जब कई बार राहुल गांधी बोल रहे थे तो उसके बाद तस्वीरें आ गई उनके, अक्सर किया उन्होंने, ऐसे मौकों पर अक्सर किया है। नहीं, लेकिन ये सर आप लोग पता नहीं क्यों ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री पद का सम्मान राहुल गांधी के मन में नहीं है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं अगर गलत होऊंगा तो दुरुस्त कीजिएगा विजय जी, वो अमेरिका में थे जब प्रतीकात्मक तौर पर उनके कैबिनेट के अध्यादेश को उन्होंने खारिज कर दिया था। तो तब तो पीएम अमेरिका में थे ना मनमोहन सिंह जी। तो राहुल गांधी दरअसल देश के किसी पद का सम्मान नहीं करते। उनको लगता है मैं हूं ना, मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई। और जो बार बार वो बोलते हैं कि भाई मैंने बरसों से देखा है, मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं, तो उनको लगता है कि सब उनके सामने जैसे झुके रहते हैं तो देश भी उनके सामने झुका रहे। अब देश झुक नहीं रहा है, उनको वोट नहीं दे रहा है, तो वो देश को उल्टी सीधी बात करते हैं। तो इसमें कोई बहुत देश और प्रधानमंत्री, इस देश का लोकतंत्र, उसको अपमानित ही करते हैं। राहुल गांधी जी की एक इच्छा पूरी हो गई आज। राहुल गांधी जी की बड़े अरसे से ये इच्छा थी कि तमिलनाडु की सरकार में हमें जगह मिले। आज तमिलनाडु में विजय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें 59 साल के बाद, 60 ही कह लीजिए, 60 साल के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस किसी सरकार का हिस्सा है। 60 साल। आजादी को कितने साल हुए हैं अभी? 80 साल हुए होंगे। 80 साल होने वाले हैं। तमिलनाडु में आखिरी सरकार कांग्रेस की 67 में थी, जी, भक्त वत्सलम के टाइम में। तो वही तो 50 हाँ, भक्त वत्सलम जी की सरकार, भक्त वत्सलम की, उसमें थे वो। अब 60 साल के बाद कांग्रेस के 2 मंत्री बने गए। वो 5 67 का जिक्र राजकुमार जी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार। 2 मंत्री जो हैं वो बना दिए गए हैं कांग्रेस के। वीसीके के भी 2 मंत्री हैं, 2 में से 1 मंत्री बनाया जाएगा विधायकों में से। और बाकी तो उनके अपने सबसे ज्यादा मंत्री उनके खुद ही के ही हैं। उनके पास अपने तो 108 थे ही। 3 जगह भी खाली हैं, 33 मंत्री हो गए, 35 हो सकते हैं। एक IUML के लिए छोड़ी वीसीके हुई का है है और एक IUML इंडियन के लिए यूनियन छोड़ा हुआ है। तो मतलब कांग्रेस का कोटा तो पूरा हो गया है। सवाल ये तो लेकिन आप दिलचस्प ये है कि इस बीच में कांग्रेस कई बार तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रही, बट सरकार लेकिन में सत्ता में हिस्सा कोई नहीं लेता नहीं था। डीएमके ने इनको कभी सरकार में अभी शामिल सारा नहीं झगड़ा किया। तो और डीएमके के उसी साथ वही चल नाराजगी रहा के था। चलते चुनाव से पहले भी कांग्रेस डीएमके को डंप लेकिन करके सर, टीवी के साथ अब आप समझौता करना देखिए, चाहती अब आप देखिए, अब ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन कहती है ना जब स्टेट गिनाती है, हम इतनी स्टेट में सरकार में एनडीए, तो आंध्र प्रदेश को गिनाती है। तो तमिलनाडु को आपको कांग्रेस के खाते में जोड़ना पड़ेगा। वो तो हो अब आप पूरा दक्षिण भारत देखिए, 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में है। ये गौर करने लायक बात है। बिल्कुल दक्षिण भारत के। देखिए, केरल, आज प्रभाकरन कर्नाटका, जी, तेलंगाना और अब तमिलनाडु। आज आपने प्रभाकरन जी का जिक्र नहीं किया। प्रभाकरन का जिक्र नहीं किया। श्रद्धांजलि की बात हुआ ये मंत्रिमंडल। हाँ, कह लीजिए ना, प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी उन्होंने परसों, विजय ने। कल आप नहीं थे प्रोग्राम में। विजय ने प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी है और आज राहुल गांधी के विधायक शपथ ले रहे हैं उनके साथ। एक कहावत है ना, देखें आगे आगे होता है क्या। तो दोनों राज्यों में, केरल और तमिलनाडु, दोनों पर नजर रखिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। थोड़ा बताइए। एक एजेंडा जिसे हम कहते हैं, अब आप प्रभाकरन को यदि आप जिसे कहते हैं महामानव मान करके उनको श्रद्धांजलि दे करके यदि आप सरकार की शुरुआत करते हैं तो बताने के लिए आवश्यक नहीं है। अब उसमें से कुछ और लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं, उनकी डॉटर को लेकर के। AIADMK नहीं होगी इसमें, ये क्लियर हो गया। हाँ, वरना बाकी लोग मंत्री बीसीके वगैरह ने साफ कह दिया था कि हम नहीं आए, ज्वाइन करेंगे अगर आप नहीं आए। दूसरी बात, बेशक आप कांग्रेस पार्टी के खाते में ये डाल लीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है कि कांग्रेस एक सरकार में 2 जगह तो है, एक तो केरला के अंदर है और यहाँ पर है। सर केरल में तो सरकार है उनकी। केरल की में उनकी सरकार है, मैंने कहा ना, केरल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। ये जो है ना, जैसे दया कृपा पर कुछ निकाल करके दे दिया जाता है। इनके बिना बहुत मुश्किल था सरकार। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। उसकी तुलना आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में साथ खड़ी है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम वहां से आ रहा है
और भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन के तौर पर, एक बहुत मजबूत गठबंधन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है। ये गठबंधन के हिस्से नहीं थे, एक एंट्री मारा है, गठबंधन तोड़ करके एंट्री मारा है, तो दोनों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती है। बट साउथ में, सदर्न स्टेट्स में कांग्रेस का पूरा पकड़ हो गई। नहीं, सिर्फ आज नहीं पाम है, पे आप जब देखिए footprint 77 में जब कांग्रेस नहीं, वो नॉर्थ तो में ठीक बिल्कुल है, साफ उस हो समय गई हाथ थी, में। आंध्र तब भी प्रदेश दक्षिण में उस समय आंध्र में अब आपको अगले एक बहुत एक राज्य बड़ी ऐसा mandate मिला था। है, एक राज्य और ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीता, लेकिन वहां भी वो सरकार में नहीं आ पाई, जैसे तमिलनाडु में, वो कश्मीर है। उमर अब्दुल्ला को ये हिस्सा थे यूपी, अब यूपी कहते हैं कहते पता नहीं मुझे, गठबंधन कह लीजिए। ये 2024 में इलेक्शन हुआ था, कुछ अलग नाम दिया था उन्होंने जम्मू कश्मीर और गठबंधन। उमर अब्दुल्ला को अपने दम पे मेजोरिटी मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पे मेजोरिटी मिल गई, इनकी जरूरत नहीं रह गई। ये सरकार में शामिल नहीं हुए किसी बहाने, कोई आरोप को लेकर के कि स्टेटहुड की बात है या कुछ है, तो इन्होंने कहा कि हम अभी शामिल नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला भूल ही गए, इनको शामिल किया ही नहीं। अब आज की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां दबाव बना रही है अपने नेतृत्व पर कि ये गठबंधन तोड़ दीजिए, हमें उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते, स्टेटहुड की बात नहीं करते। तो क्या जैसे ममता छूटी, डीएमके छूटा, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छूटेगी, नए साथियों की तलाश में है राहुल गांधी जी। त्रिपाठी जी एक लाइन जोड़ दूं, कांग्रेस पार्टी एक समय धमकी के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को फोर्स किया था कि आप हमारे साथ अलायंस में आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मिसेस गांधी के समय, और आज ये नौबत है जी। त्रिपाठी नहीं, नौबत तो बड़ी स्पष्ट दिख रही है, और ठीक है कि कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम 3 जगह कांग्रेस की सरकार है और ठीक ठाक सरकार है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि उसका जो दक्षिण का प्रवेश द्वार था, दक्षिण के दुर्ग का, कर्नाटक में भी कांग्रेस है, तेलंगाना जहां उसकी बहुत उम्मीद दिख रही थी वहां भी, और केरलम में जहां संघ सबसे मजबूत है वहां भी सरकार है। तमिलनाडु में एकदम फिनोमिना बदला, एक तरह से एक समय में लगा, हम सबको लग रहा था कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन अब आगे थोड़ा चलेगा तो समझ में आएगा कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस सब से संदेश क्या गया? अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ नहीं रहती है, देखिए छोड़ देती है, वो अलग अलग उदाहरण लाते थे, हालांकि वो उदाहरण बहुत टिकते नहीं थे। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप और अच्छे से आएगा, सत्ता दिखी नहीं कि सब भूल गए। इसको आप, ये ठीक है कि कोई कह सकता है भाई ये अधिकार है राजनीति में, है सबको है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी था, लेकिन 5 विधायक लेके आप सत्ता में शामिल हो गए, सत्ता का हिस्सा बन गए, और उस कैंपेन में भी आप नहीं थे। आप अगर डीएमके के साथ होते तो 5 नहीं 2 विधायक आते तो भी आपकी सत्ता की हिस्सेदारी होती। तो एक तो ये भी बात कही। जहां तक रही जम्मू कश्मीर की बात, उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि राजनीति क्या करती है। उनको अभी पता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार दूर दूर तक आती हुई नहीं दिख रही है, जो पूरा का पूरा पैकेज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुछ उगाता नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, और जो टूरिज्म भी चलता है वो इसीलिए चलता है क्योंकि शांति हो गई 2019 के बाद, 370 जब से हटा तब से और ज्यादा टूरिज्म बढ़ा। तो वो अपने, एक तरह से कहें कि अपना भला और अपनी राजनीति के साथ राज्य का भला वो देख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक ये तो आपको लगता है कि ये साथ छूटेगा? नहीं, छूटा हुआ है। मैं तो ये मानता ही नहीं कि वहां वो दोनों साथ हैं भाई। ठीक है, ये तो एक दर्शक की तरह चले गए थे, भाई बहन पहुंच गए वहां देखने के लिए कि उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेंगे, तो देख लिया उन्होंने। उमर अब्दुल्ला ने कभी कांग्रेस को वहां अपना हिस्सा नहीं माना। एक अजब फिनोमिना हुआ है हमारे देश में, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। कल हो सकता है आप सबको उसके बारे में पता भी चल गया हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं बेरोजगार लोग, जिनकी जो ठीक से पढ़े भी नहीं हैं, और कुछ हैं वो कुछ कर लेते हैं, फिर वो फर्जी याचिकाएं लगाते हैं, फर्जी डिग्री ले लेते हैं, ऐसा उन्होंने को दिया, और उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं इन जनरल बेरोजगार लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहा था, मैंने कुछ एक तबके के लिए कहा था। एनीवे, एक आदमी ने इस बात को पकड़ लिया और उसने एक ट्विटर पर एक हैंडल क्रिएट कर दिया, पार्टी बना, एक पार्टी कह लीजिए आप, उसका नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के करोड़ों फॉलोअर हो गए, करोड़ों, कुछ दिनों में। ये बनाने वाला व्यक्ति है अभिजीत दीपके, ये पुणे के रहने वाले हैं, अभी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका से इस पार्टी हैंडल को ये जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये आदमी पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और उनके चुनावी कैंपेन का काम कर चुके हैं, और अब कॉकरोच पार्टी के जरिए वो जेन जी को अपने साथ जोड़ रहे हैं।
और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया वो भी इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने और ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस ट्विटर हैंडल को फॉलो भी कर लिया है, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े बड़े नेताओं के सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स होते हैं उससे ज्यादा हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर तो शायद 1 करोड़ से ज्यादा, कांग्रेस 10 मिलियन प्लस हो गया, 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से मतलब 3 दिन सवा हुए करोड़ हैं के इसको आसपास है। मिलाकर इसको 3 दिन में। सर क्या है ये फिनोमेना, इसमें क्या पढ़ते हैं आप? मैं बेचैनी पढ़ता हूँ और इसको सीरियस नोट पे लेने की बात है, मतलब इसको इसलिए मैंने आपसे पूछा। चीफ जस्टिस की बात को छोड़ दें, यदि 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर है उसमें से 90% लोग यूथ है ना, मतलब जो खासतौर से इंस्टाग्राम और उस पर कर रहे हैं, और जो 1 करोड़ लोगों ने एक दिन में, ये 3 दिन हुए कुल मिलाकर, उसमें दिया है, और वो यदि इसके सपोर्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो हमारी जो यंगर जनरेशन है उसकी बेचैनी को समझना चाहिए। ये उसका serious संकेत है ये। उसका संकेत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार बदल जाएगी और कुछ सत्ता पलटने वाली है। हाँ, लेकिन हमारी आंखों के सामने घंटों घंटों में लाखों फॉलोअर बढ़ रहे थे। इसमें कोई बात नहीं है सर, सौरभ। बहुत क्विकली प्लीज। सौरभ, कई ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्थक भी हैं, कट्टर समर्थक। ऐसे घरों से भी मैंने देखा कि उनको बहुत नाराजगी थी इस बात के लिए कि हम बेरोजगारी हैं, हमारी बेरोजगारी के प्रति आप सेंसिटिव ना हो करके आप हमको कॉकरोच की कैटेगरी में डाल दिया। चीफ जस्टिस का संदर्भ चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन अच्छे मैं मान रहा हूँ, बेनेटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक मेरी स्टूडेंट, नाराजगी थी लोगों को। उसने कहा अब तो देखिए ना, हमको भी कॉकरोच घोषित कर ये दिया। क्या ये बेचैनी है वाकई कोई यूथ की, जैसे हम नहीं, कोई बेचैनी नहीं है, हम नहीं देख रहे इसको। कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट है इस सरकार को हटाकर, और ये इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई सीरियस एफर्ट हो सकता है भारत के लोकतंत्र में युवाओं को अपने साथ लेकर चलने का। गुस्से में कोई कह सकता है मैं कॉकरोच हूं। कॉकरोच देखेगा आप क्या करते हैं, चप्पल उठा पट्टे से मार देते हैं, पेपर पढ़ा हुआ पट्टे से मार देते हैं, इतनी ही हैसियत होती है कॉकरोच की। और कॉकरोच दुनिया की कौन है बीमारी जो जुड़ रहे हैं? ये लोग कौन है? 1 करोड़ लोग जो जुड़ रहे मैं फिर कह रहा हूं, आम इसको आप आदमी पार्टी, समझिएगा। कांग्रेस इसको पार्टी, समझिए, जो और 1 भारतीय करोड़ जनता- नहीं, अभी नहीं, मैंने नहीं। चेक किया 13 पॉइंट समथिंग मिलियन हो गया। Instagram यानी जो पे। 1 करोड़ था इंस्टा पे, वो 1 करोड़ 30 के ऊपर हो गया। वो वही सवाल लोग ये हैं है जो कि भारतीय क्या- जनता पार्टी के विरोध में जो खड़े क्या हैं, ये वही वो लोग लोग हैं जो सोशल मीडिया तक हैं, या सचमुच कोई चेंज चाह रहे हैं? जो मैंने इनका बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड रह चुका है मैं और वो इसी- वहां यही काम करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसी चीजें क्लिक करती हैं। हमारा जो ये नौजवान है ना, यूथ ठीक है, है, ऐसी चीजें, ठीक लेकिन है। ये कितने देर 24 आवर, इस पर थोड़ा और बेचैनी अंदर है जाकर ना। के इस पे खबर निकालने की कोशिश क्लिक करेंगे। तो आज ये- समय सर इतना ही है। क्लिक इसलिए करते हैं ना क्योंकि बेचैनी है कहीं। सौरभ, अब तक बात करेंगे, सौरभ, सरकार से बात सर करेंगे। 10 सर, सेकंड, सर, प्लीज। सरकार से ज्यादा ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो ठीक। लोगों का रोहित साहब बहुत शुक्रिया, राजकुमार जी का, विजय जी का, अश्वनी जी, बहुत धन्यवाद सर आपका।